नमस्कार, मैं महादेवम शंकर और आप सुन रहे हैं लाइव तक। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को बैठक हुई। ये चौथी बैठक थी। इससे पहले अब तक जो बैठक हुई है, पहली बैठक पटना में 23 जून को हुई। उसके बाद इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई 17 और 18 जुलाई को, जो पहले हिमाचल के शिमला में होने वाली थी। और उसके बाद इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक है वो 31 और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी। चौथी बैठक के बाद ये आपस में सहमति बनी कि जो सीट शेयरिंग पर जो फॉर्मूला है वो इस महीने के लास्ट तक यानी 31 दिसंबर तक उस पर तय कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष सब मिलकर भी मोदी का आखिर क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि अब तक कोई पीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। पीएम चेहरा किसको बनाएंगे वो अनाउंस नहीं हुआ है। हालांकि विपक्ष की तरफ से मीटिंग में जरूर खरगे का नाम आगे बढ़ाया गया। तो क्या खरगे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा? अब खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं अभी पीएम कैंडिडेट अभी नहीं अनाउंस करना चाहिए जब तक कि हम पहले चुनाव में जाके सीट ना ले आए, पहले जीत ना जाएं। तो ऐसे में पीएम कैंडिडेट को लेकर उधर जेडीयू अलग दावा ठोक रहा है। पीएम कैंडिडेट को लेकर नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कैसे नीतीश कुमार ने कहा था कि अब जो बिहार का जो नेक्स्ट कमान है वो तेजस्वी के हाथ में रहेगी। तो ये जो, क्योंकि अब बड़ा दल भी है राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, तो इन सब के बीच एक तो ये कि नीतीश का हमने पीछे बयान देखा जो बिहार विधानसभा में उन्होंने दिया कि जिसमें जिस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने बातें कही, बाद में कहा कि सेक्स एजुकेशन पे ज्ञान दे रहे थे। तो भाई संसद में इस तरह का ज्ञान वो नीतीश कुमार दे रहे हैं, मतलब समझ से परे था। लोगों ने जब सुना तो कहा कि क्या कोई पीएम कैंडिडेट अगर नीतीश कुमार को 1 मिनट के लिए मान भी लें तो इस तरह का बयान वो विधानसभा में देगा कोई? मतलब आप उसको समझ से परे बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा गया ममता बनर्जी की तरफ से, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, तो उसका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया था। लेकिन अब उसमें भी सीएम को लेकर के इधर अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मन में गाहे बगाहे उनके अंदर भी है। कई और भी लीडर्स हैं इसमें जिनके अंदर कहीं ना कहीं वो कोहले कलोहे मार रहा है इसमें। उसमें एक बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी हैं। और इन सब चीज़ों के बीच सवाल उठ रहा है कि हालांकि जब 19 दिसंबर को ये मीटिंग हुई, 28 दल शामिल हुए, उसमें ये फैसला हुआ कि सभी दल 8-10 मीटिंग करेंगे। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर के खरगे ने ये बात कही कि चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, यूपी, दिल्ली, पंजाब, उन वहाँ जहाँ विवाद हो सकता है उन सबको सुलझा लिया जाएगा। तो अब सुलझाया भी क्यों नहीं जाएगा भाई? कांग्रेस की जब हाल में विधानसभा चुनाव हुआ और इसमें इतनी करारी शिकस्त हुई, आप समझ सकते हैं कि जो अहम स्टेट राजस्थान था वो उसके हाथ से निकल गया, जहां पर गहलोत ने अच्छा काम भी किया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल के जितने भी मीडिया प्रिडिक्शंस हों या तमाम आकलन थे, उसमें तो यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जो भूपेश बघेल की सरकार है उसकी वापसी हो रही है। वो भी छत्तीसगढ़ सरकार निकल गया, मतलब वहाँ से स्टेट निकल गया। मध्य प्रदेश में वहाँ पर नहीं आ पाए। हमने देखा इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ विधायकों को तोड़ के कांग्रेस से लेके चले गए, कमलनाथ की सरकार गिरा दी। और उसके बाद अब शिवराज सिंह बने थे सीएम लास्ट टाइम, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर, हालांकि प्रेडिक्शंस बताया जा रहा था कि बीजेपी सरकार की वापसी हो सकती है। बीजेपी ने किसी भी स्टेट में सीएम का ऐलान नहीं किया, और हमने देखा कि इन तीनों हिंदी पट्टी के राज्य, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, तीनों स्टेट में बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस के लिए जरूर एक राहत की बात रही कि तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है पहली बार। तो वहाँ पर जो चंद्रशेखर की पार्टी थी टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब बीआरएस हो गई है, तो उसको हटा दिया सत्ता से। तो ये कांग्रेस के लिए जरूर कामयाबी है। लेकिन जब बात इंडिया गठबंधन की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हालांकि देखिए कांग्रेस की टीस या फिर विपक्ष की टीस इस बात को लेकर के भी है कि जब शीतकालीन सत्र, जो कि विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र के दौरान अगर 146 सांसद अगर विपक्ष के उनको निलंबित कर दिया जाए तो भाई सवाल तो उठेगा, विपक्ष की चिंता भी बढ़ेगी। साथ ही सरकार के ऊपर एक तानाशाही का भी आरोप लग रहा है कि भाई आप 150 सांसद को, इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं भारत में कि आप 150 के 146 सांसद को आप वहां से निलंबित कर दे रहे हैं पूरे सत्र के लिए। वो भी इस बात को लेकर के कि संसद में जो सुरक्षा में सेंध लगी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप सस्पेंड कर दे रहे हैं। तो सरकार पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठा। और इन सब के बीच जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो कांग्रेस थोड़ी झुकी दिखी, थोड़ा लिबरल दिखी, क्योंकि देखिए ये जो बैठक है, जब
तीसरी बैठक जब मुंबई में हुई थी तो उसके करीब 3.5 महीने बाद ये चौथी बैठक हुई है। तो इतना गैप क्यों? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा था कि इंडिया गठबंधन की बैठक हो और उसमें आगे की जो स्ट्रेटजी है वो तय हो। लेकिन कांग्रेस चाह रही थी कि पहले हम 5 स्टेट में चुनाव लड़ लें और इसमें से भी अगर 2-3 स्टेट हम जीत गए तो फिर कांग्रेस हार्ड बार्गेनिंग करती, जो अब नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमने देखा कि अखिलेश यादव चाह रहे थे कि उनको कुछ सीटें मध्य प्रदेश में दी जाए, वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने साफ मना कर दिया एक भी सीट देने से। इसी तरीके से केजरीवाल आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में जाके लड़ाए, अकेले लड़ाए, राजस्थान में अकेले लड़ाए, कुछ हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस भी गई साथ में, जो अलायंस दल थे अलग होकर लड़े, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो ये एक फूट का नतीजा, जो ममता बनर्जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इस हार के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो एक साथ मिलकर नहीं लड़ी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब इंडिया अलायंस बना तो क्या विधानसभा के लिए बना था या फिर वो लोकसभा के लिए बना था? अगर लोकसभा के लिए बना ही था तो उससे पहले अगर विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें सबको साथ लेकर कांग्रेस क्यों नहीं उतरी, ताकि एक लिटमस टेस्ट भी हो जाता लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। ये तो बात रही और चुनाव की। और इसके अलावा देखिए, जब खड़गे ने कहा कि हमने सांसदों को निलंबित किए जाने को अलोकतांत्रिक बताने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है, हम सभी को मिलकर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि अब सवाल ये है कि जब इतने बड़े तादाद में अगर संसद शीतकालीन सत्र में सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो जाहिर तौर पर सवाल उसमें उठेगा। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक में उसमें यह हुआ कि 15 जनवरी तक जो सीट है वो आपस में फाइनल कर लिया जाएगा। उसके अलावा ऐसी भी खबर है कि 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में विपक्षी गठबंधन की तरफ से महारैली होगी। मतलब एक तरीके से जो चुनावी आगाज है लोकसभा का, वो विपक्षी अब बहुत जल्दी करने जा रहा है और 30 जनवरी को करेंगे पटना के गांधी मैदान में रैली। और देखिए, पहली जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी नीतीश कुमार की अगुवाई में, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, ये लोग बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था, तो पहली बैठक भी वहीं पर पटना में हुई थी और पहली इंडिया गठबंधन की पहली महारैली भी है वो वहीं पे ये लोग करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरा एक ये भी है कि हमने देखिए इसमें अब इंडिया गठबंधन के काट के तौर पर मोदी सरकार की तरफ से रणनीति तो अपनाई गई है। आप कहेंगे कैसे अपनाई गई है? तो अपनाई गई इस तौर पर है क्योंकि चाहे यूपी हो या बिहार हो, दोनों मिलाकर कुल 120 सीट है। 40 सीट बिहार की और 80 सीट यूपी की लोकसभा की। तो इस 120 सीटों पर बीजेपी की नज़र है और हमने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने वहाँ पर जातिगत जनगणना जो है सर्वे कराया और ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है यूपी स्टेट, बिहार के साथ साथ बाकी स्टेट में भी पड़ने वाला है। लेकिन बीजेपी ने क्या खेल किया है? बीजेपी ने खेल ये किया है कि मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बनाया है, मोहन यादव को। हालांकि शिवराज चौहान भी ओबीसी से आते हैं, लेकिन मोहन यादव का नाम प्रोजेक्ट किया। इससे क्या उन्होंने एक तीर से 3 निशाने किए। एक तो बिहार में जेडीयू और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के गठबंधन के सामने अब इनको ये कहने के लिए हो गया कि देखो हमने यादव को सीएम बनाया। तो ये जो जातिगत सर्वे, जातिगत आरक्षण की मांग कर रहे थे, जो लगातार राहुल गांधी की तरफ से विधानसभा में उठाया भी गया, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, जातिगत सर्वे की बात हो, जातिगत आरक्षण की बात हो, राहुल गांधी लगातार इस स्टैंड को उठाते रहे, लेकिन उनको कुछ चुनाव में फ़ायदा नहीं मिला, ये अलग बात है। दूसरा ये कि यूपी में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ा चेहरा होंगे। तो अखिलेश यादव की काट के लिए ये कहा जा सकता है कि मोहन यादव को प्रोजेक्ट करके बीजेपी एक तरह से मैसेज दिया है ओबीसी में। दूसरा ये कि राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर एक तरीके से ब्राह्मणों को भी नाराज नहीं किया, उनको भी खुश कर दिया। और इसके अलावा जब बात करें छत्तीसगढ़ की तो वहाँ पर साई को सीएम बनाकर एक आदिवासी को भी खुश किया है। तो इस तरीके से एक तीर से 3 निशाने किए, जिसमें आदिवासी भी है, यादव भी है और साथ में ब्राह्मण चेहरे भी हैं। अब ब्राह्मण चेहरे तो लगातार जब हमने देखा कि जब से मंडल कमीशन आया उसके बाद से कमंडल मंडल की जो राजनीति रही है उसमें ब्राह्मण हाशिए पर चले गए। क्योंकि एक समय होता था 90 से पहले तक जब किसी भी स्टेट में ऐसा ना हो कि ब्राह्मण ना हो। यूपी की बात कर रहे हैं, बिहार की बात करें, एक दबदबा होता था राजनीति में। लेकिन जब मंडल कमीशन आया उसके बाद ये हाशिए पर चले गए।
और आप सभी को अगर डिबेट ये अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की चर्चा यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।